क्या उम्माह का नारा सिर्फ चुनिंदा मुद्दों तक ही सीमित है? जब दुश्मन इजराइल या पश्चिम हो तब मुस्लिम एकता की आवाज बुलंद होती है, लेकिन जब मुस्लिम देश आमने सामने खड़े हों तो क्या संप्रदाय, शक्ति संतुलन और राष्ट्रहित भाईचारे पर भारी पड़ने लग जाते हैं? ईरान संकट और मुस्लिम बंधुत्व की आज हम आपको सच्चाई बताएंगे। 28 फरवरी 2026 के बाद पश्चिम एशिया में जो कुछ हुआ उसने इसी सवाल को वैश्विक बहस का विषय बना दिया। ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला, मुस्लिम देशों की चुप्पी और फिर मुस्लिम देशों के बीच ही मिसाइलों की बारिश। आज इस वीडियो में हम इन्हीं तथ्यों के आधार पर समझेंगे क्या यह संकट मुस्लिम बंधुत्व की वास्तविकता को उजागर करता है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोरिंग लॉयन के तहत तेहरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल बेस और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का कंपाउंड निशाना बना। खामेनेई की मौत की पुष्टि हो गई, साथ ही दर्जनों IRGC कमांडर मारे गए। यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह क्षेत्रीय संतुलन को हिला देने वाली घटना थी। यहाँ पहला बड़ा सवाल उठता है, जब ईरान पर हमला हुआ तब मुस्लिम दुनिया कहाँ थी? ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, साथ ही अमेरिकी बेस पर हमले भी किए जो बहरीन, कतर, UAE, कुवैत, जॉर्डन और सऊदी अरब में स्थित थे। इन हमलों से गल्फ देशों में नागरिक इलाकों में भी नुकसान हुआ है। सऊदी स्थिति दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी को बंद करना पड़ा, हवाई अड्डे बंद हो गए, तेल की कीमतें बढ़ने लगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही? मुस्लिम दुनिया में एकजुटता की कोई स्पष्ट झलक नहीं दिखी। सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन ने ईरान के जवाबी हमलों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान जारी हुआ। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे इन देशों के साथ पूर्ण एकजुटता में हैं और जरूरत पड़ने पर मदद करेंगे। अरब लीग, जिसमें 22 देश शामिल हैं, ने भी ईरान के हमलों को शांति और स्थिरता के पक्षधर देशों की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह निंदा अमेरिका या इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ नहीं, बल्कि ईरान की जवाबी कार्रवाई के खिलाफ थी। पाकिस्तान ने दोहरी प्रतिक्रिया दी। शुरुआत में ईरान पर हमले को अनुचित बताया, लेकिन जब ईरान ने गल्फ देशों पर हमला किया तो उसकी कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इन भाईचारे वाले देशों के साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, अंदर खाने से यह भी खबर आई है कि पाकिस्तान ने युद्ध बढ़ने पर अमेरिका को अपने एयरबेस और अन्य संसाधनों के उपयोग की अनुमति देने का वादा किया। सवाल उठता है, जो देश अपने परमाणु हथियार को इस्लामी बम कहता है, वह इस संकट में किसके साथ खड़ा दिखा? तुर्की में कुछ विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकारी स्तर पर कोई मजबूत एकजुटता नहीं दिखी। जॉर्डन, सीरिया और मोरक्को ने भी ईरान के हमलों की निंदा की। हमास और हिजबुल्लाह ने ईरान के प्रति सहानुभूति जताई। हूती और कुछ इराकी मिलिशिया ने समर्थन दिखाया, लेकिन कोई बड़ा सैन्य या राजनीतिक मोर्चा नहीं बना। यानी भावनात्मक समर्थन और सरकारी नीति दोनों अलग अलग स्तर पर दिखे। उम्माह का नारा और वास्तविकता क्या है? मुस्लिम दुनिया में उम्माह यानी एकजुट मुस्लिम समुदाय का विचार लंबे समय से मौजूद है। फिलिस्तीन, कश्मीर जैसे मुद्दों पर यह नारा जोर शोर से उठाता रहा, लेकिन इस संकट में ईरान, जो खुद को इस्लामी क्रांति का नेता बताता है, अकेला नजर आया। यह विरोधाभास क्यों? ईरान शिया प्रधान देश है, अधिकांश अरब देश सुन्नी है। पिछले दशकों में ईरान ने इराक, सीरिया, यमन और लेबनान में शिया प्रॉक्सी के जरिए प्रभाव बढ़ाया। इससे सुन्नी देशों में असहजता और भय की भावना बनी। सऊदी अरब और ईरान के बीच कोल्ड वॉर पहले से चला आ रहा था। ईरान के हमलों ने गल्फ देशों को सीधे निशाना बना दिया। परिणाम, वे अमेरिका और इजराइल के बीच, इजराइल के और करीब चले गए। गल्फ देशों की अर्थव्यवस्था तेल, निवेश और अमेरिकी सुरक्षा पर आधारित है। ईरान के साथ खुलकर खड़े होने का अर्थ होता है व्यापार और सुरक्षा को जोखिम में डालना। सऊदी और UAE पहले ही इजराइल के साथ सामान्यीकरण की राह पर है। ऐसे में ईरान का साथ देना उनके लिए रणनीतिक रूप से कठिन था। 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान के साथ खुलकर समर्थन दिखाया। कुछ रिपोर्ट्स में तुर्की के हथियार और ड्रोन पाकिस्तान पहुंचने की बात भी आई। हालांकि आधिकारिक इनकार किया गया, लेकिन ईरान
ईरान के मामले में वैसी खुली एकजुटता नहीं दिखी। यहाँ शिया सुन्नी विभाजन, क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता और शक्ति संतुलन निर्णायक रहे। ईरान ने अतीत में यमन में हूती के जरिए सऊदी पर, इराक में मिलिशिया के जरिए और सीरिया के असद सरकार को बचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। यह रवैया कई देशों को मुस्लिम बंधुत्व के दावे से अलग नजर आता रहा है। शायद यही कारण है कि संकट की घड़ी में उसके लिए व्यापक भाईचारा नहीं दिखा। 1928 में मिस्र में स्थापित मुस्लिम ब्रदरहुड राजनीतिक इस्लाम का प्रमुख प्रतीक रहा, लेकिन कई मुस्लिम बहुल देशों ने इसे खतरे के रूप में देखा। 2013 में मिस्र में मोहम्मद मुर्सी की सरकार गिरने के बाद अल सीसी ने इसे आतंकवादी घोषित किया। 2014 में सऊदी अरब में प्रतिबंधित हुआ, यूएई में 2014 से बैन है और अप्रैल 2025 से जॉर्डन में पूर्ण प्रतिबंध, बहरीन, सीरिया में पहले से ही बैन है। रूस और केन्या ने भी इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया। ब्रदरहुड की विचारधारा शरिया आधारित राज्य और खलीफा जैसी व्यवस्था कई सत्ताधारी व्यवस्थाओं के लिए चुनौती मानी गई, यानी मुस्लिम देशों के भीतर भी वैचारिक एकता नहीं है। यह संकट दिखाता है कि मुस्लिम दुनिया में राष्ट्रहित, सांप्रदायिक पहचान और शक्ति संतुलन धार्मिक एकता से ऊपर रहे। ईरान गल्फ पर हमला कर रहा है, सऊदी अमेरिका के साथ खड़ा है, पाकिस्तान संतुलन साध रहा है। उम्माह का नारा यहाँ निर्णायक नहीं दिखा। 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ यह संकट केवल सैन्य टकराव नहीं था, यह मुस्लिम बंधुत्व की अवधारणा की परीक्षा भी था। तथ्य यह दिखाते हैं कि जहाँ हित मिलते हैं वहाँ एकजुटता दिखती है, जहाँ टकराव होता है वहाँ संप्रदाय और रणनीति प्राथमिक हो जाते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 2026 का यह संकट अवसरवादी राजनीति और क्षेत्रीय शक्ति समीकरणों को उजागर करता है। मुस्लिम दुनिया में एकता का विचार मौजूद है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रीय हित निर्णायक बने रहे। सवाल वही है, क्या वैश्विक राजनीति में धर्म से ऊपर हमेशा राष्ट्रीय हित ही रहते हैं? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।